गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे गणित और गणित की ये दूसरी प्रश्नावली है जिसका नाम है जोड़ घटाए। जोड़ घटाए में हमने पहले इसके जो बेसिक था वो बेसिक हमने देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में डली हुई है, उन वीडियो को एक बार देखें, बहुत अच्छी वीडियो बनाई गई है। और अब हम उससे आगे के जो क्वेश्चन है ना, हमने 3 क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में देख लिए और अब हम आगे चलते हैं, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, हम उस क्वेश्चन को दोबारा से बता देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है अपना, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो कोई भी बड़ी संख्या हो, उस बड़ी संख्या के अंदर जो प्रयोग किए जाएंगे वो अंक, क्योंकि हमारा जो अंक होता है सबसे बड़ा वो होता है 9 का। यानी जैसे हम कोई भी बड़ी संख्या, यानी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 9। ठीक है, और इधर जैसे हमें एक अंक की बड़ी संख्या 9, 2 अंक के तो 2 9 9 के आ जाएंगे, उसमें कितने आ जाएंगे 2 9 9 के। ठीक है, जैसे मैंने लिखी एक अंक की, ये एक अंक की है, एक अंक की। ठीक है, एक अंक की संख्या है वो क्या है 9। अरे ऐसे ही मैं लिखूं 2 अंक की, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो क्या हो जाएगी 99। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये 3 अंक की, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो ये 999। यानी वो आपसे जितने अंक की पूछे बड़ी संख्या, उसमें क्या करना है उतनी 9 के अंक रखने हैं। जैसे मैंने पूछी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो उसमें कितने 9 9 के अंक आएंगे तो आएंगे 5। ठीक है, ऐसे ही में ये 4 अंक की, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो क्या हो जाएगी 9999। यानी इसमें कितने 9 9 के आएंगे 4। अगर वो 5 अंक की पूछता तो कितने 9 9 के आते 5। अगर 6 की पूछता तो कितने 9 9 के आते 6। ठीक है, इसे हम हटाते हैं होमवर्क को और इधर देखते हैं रफ वर्क। देखो यानी ये हल करेंगे हम। हाँ, 3 अंक की, कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट वीडियो के बाद में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर यहाँ से ये समझ में नहीं आया है, दोबारा समझा दिए। वैसे दोबारा समझाने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को रोक करके दोबारा देके पीछे लौटा लौटा करके आप देख सकते हैं। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या है 999। कितने 9 9 के आएंगे उसमें 3। ठीक है, दूसरी क्या पूछी है इसमें, ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। पहले ये पूछ रहा है हमसे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम 4। ठीक है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे ये क्या है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, इसमें 4 अंक रख देंगे। फिर क्या है ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ठीक है, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। अब क्या करना है हमें, इसका क्या ज्ञात करना है योगफल। ठीक है, तो हम इसका योगफल ज्ञात करेंगे। योगफल का मतलब क्या होता है जोड़। क्या करेंगे हम इसका जोड़। तो कीजिए जोड़ इसका। ठीक है, जोड़ कर दीजिए इसका। तो देखो 9 और 9 कितने होते हैं 18। 18 की 8, आंसर की 1, आंसर की 1। 9 और 9
18, 18 एक 19, 19 की 9, आंसर की 1। ये 9 और 9, 9 दूनी 18, 18 एक 19, 19 की 9, आंसर की 1, 9 एक 10। ये हमारा आंसर ANS, इसे हिंदी में लिख दें उत्तर। अपना उत्तर आ गया क्या? 10,998। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। देखो दोबारा से देखते हैं हम इसे। 9 और 9, 9 दूनी 18, 18 की 8, आंसर की 1। 9 और 9 दूनी 18, 18 एक 19, 19 की 9, आंसर की 1। 9 दूनी 18, 18 एक 19, 19 की 9, आंसर की 1। 9 और 1 10, 10 की 10, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है, ठीक। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है। अब देखते हैं हम ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां, कि रमेश ने अपने बैंक खाते में 2850 रुपए जमा कराए खाते में। ये क्या है? जनवरी माह के है। ये कब की है? जनवरी माह के। यहाँ पर जनवरी माह लिखा नहीं है, जनवरी माह में ये रुपए कब के? यानी रमेश ने जनवरी माह में 2850 रुपए जमा कराए तथा फरवरी माह में 3650 रुपए जमा कराए। तो बताओ उसने 2 माह में, कितने माह में? 2 माह में कुल कितने रुपए जमा कराए। यानी ये 2 महीने में उसने अपने बैंक खाते में जो रुपए जमा कराए हैं, कुछ पहले महीने में यानी जनवरी माह में कितने रुपए जमा कराए? तो 2850। दूसरे माह में कितने रुपए जमा कराए? तो 3650। यानी 2 बार में उसने रुपए जमा कराए। तो इनको देखते हैं, ये कुल कितने रुपए जमा कराए। कुल का मतलब क्या होता है? जोड़, ठीक है। शेष का मतलब क्या होता है? बचे, जितने भी बचते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जनवरी माह में, जनवरी माह में जमा किए गए रुपए कितने हैं? तो 2850। कितने रुपए हैं? 2850। फरवरी माह में, फरवरी माह में जमा किए गए रुपए, ये 2 बार में जमा कराता है। तो फरवरी माह में कितने कराए? तो 3650, 3650 रुपए। ये क्या कह रहा है? कुल, कुल पूछ रहा है। तो कुल के लिए क्या करना है? हमें जोड़ करना है। क्या करना है? जोड़। तो यहाँ पे ये जोड़, ठीक है। तो कुल जमा किए गए रुपए, इधर क्या पूछ रहा है? ये कुल जमा, कुल जमा किए गए रुपए, ठीक है। तो इन रुपयों को आप देख, 0 और 0, 0 में कितने भी 0 जोड़ ले, आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है। तो ये 0। 5 और 5 10, 10 के, ये 5 और 5 कितने होते हैं? 10, 10 की 0, आंसर की 1। आगे वाली को कहाँ लगाएंगे? आगे वाली संख्या पे। 10 की 0, आंसर की 1। 8 और 6 14, 14 एक 15, 15 की ये 15, 15 की 5, आंसर की 1। ये आगे आगे वाला होता है ना, वो क्या होता है? आंसर, आंसर की 1। 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 की 6। यानी उसने जनवरी और फरवरी माह में जो रुपए जमा किए गए थे, कराए गए थे उसके द्वारा, वो कितने रुपए? तो ये है 6500 रुपए, ठीक है। यही है हमारा उत्तर। मैं इस रफ कार्य को हटा देता हूँ। ये अपना क्या है? उत्तर। क्या है? उत्तर, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करनी है। ऐसी उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आराम से, ठीक है। ये जनवरी माह के रुपए हैं और ये
फरवरी माह के रुपए हैं। ठीक है, 2 बार में जमा कराए हैं। किसने? रमेश ने। कहाँ? अपने बैंक खाते में। ठीक है, सभी का आपका भी बैंक खाता होगा, आप भी ऐसे ही जमा कराए। ठीक है, अब देखते हैं। ये एक तो अंशु है। अंशु अंशु ने एक साइकिल खरीदी, कितने रुपए में? तो ये 2,999 रुपए में साइकिल खरीदता है। कौन? अंशु। और एक रुचि है, रुचि नाम की जो लड़की है, उस रुचि ने क्या किया है कि उसने भी एक साइकिल खरीदी है। होता है छोटे बच्चों में कि एक मोहल्ले में कोई बच्चा ले आता है साइकिल, तो दूसरा बच्चा भी यही कहता है कि सर ये मम्मी पापा मुझे भी साइकिल दे दो। तो ये रुचि ने भी साइकिल ली है, लेकिन रुचि ने जो साइकिल ली है वो कुछ कम पैसों की ली है अंशु से। तो ये कितने रुपए की ली है? तो ये ली है 2650 रुपए की। कितने रुपए की? 2650 रुपए में खरीदी। तो बताइए अंशु ने रुचि से कितने रुपए अधिक में साइकिल खरीदी? यानी आपको ये अंतर देखना है, यही दोनों के बीच जो रुपयों में जो अंतर है ना, वो अंतर कितना है। ठीक है, अंशु के साइकिल अंशु की साइकिल अंशु की साइकिल की कीमत कितनी की है? ये 2,999। ठीक है, ये रुचि की साइकिल की कीमत, रुचि की साइकिल की कीमत, ये कितने की खरीदी है इसने? ये है 2650 रुपए। 2650 रुपए। दोनों में क्या देखना है? अंतर। दोनों की साइकिल की कीमत में अंतर क्या होता है? घटाव। क्या होता है? घटाव। ये घटाव देखें। ठीक है, तो 9 में से 0 हटाएंगे तो क्या आएगा? 0। 9 में से 0 हटाएंगे तो क्या आएगा? 0। 9 में से 0 हटाएंगे तो क्या आएगा? 0। 9 में से 0 हटाएंगे तो 9 में से 0 हटाएंगे तो क्या घटेगा? 9 की 9। 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4। ठीक है, और 9 में से 6 जाएंगे या 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3। और 2 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा? 0। तो ये दोनों की साइकिल के बीच जो अंतर है कितने रुपए का है? 349 रुपए का। कितने का है? 349 रुपए का। ये अपना उत्तर। ठीक है, यानी जो अंशु की साइकिल थी ना, जो अंशु ने साइकिल ली थी वो कितने रुपए की है? उसकी कीमत कितनी है? तो ये 2,999। ये रुचि ने जो साइकिल ली है, रुचि की साइकिल की कीमत कितनी है? 2650 रुपए। अब क्या करना है? दोनों की साइकिल में जो अंतर है ना, साइकिल के रुपयों में जो अंतर है, कीमत में जो अंतर है, वो कीमत में अंतर कितने का आ रहा है? तो ये आ रहा है 349 रुपए का। यही देखो, दोबारा से फिर से देखते हैं हम एक बार। यही 9 में से हम 0 हटाएंगे, चाहे कितने भी 0 हटा लें किसी भी संख्या से, उसका मान बिल्कुल वैसा ही वैसा रहेगा। यही 9 में से 0 हटाएंगे तो 9 के 9। 9 में से 5 घटाएंगे, यानी अपने पास में 9 रुपए थे, 5 रुपए खर्च कर दिए, कितने बचे? 4 रुपए। ऐसे ये है, अपने पास में 9 रुपए थे और 6 रुपए हमने खर्च कर दिए, तो कितने रुपए बचेंगे? 3 रुपए। और 2 में से 2 खर्च कर दिए, जो थे वो खर्च कर दिए पूरे के पूरे,
तो कितने बचेंगे? 0। ठीक है, 0 हम लिखते नहीं आगे। ये है, तो ये अपना उत्तर आ गया कितना? 349 रुपए। यानी जो अंशु की साइकिल थी ना, वो रुचि की साइकिल से 349 रुपए अधिक की है। ठीक है, ये अपना उत्तर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 7678 है। यदि एक संख्या 4613 है तो दूसरी संख्या क्या है? यानी ये दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्या करना है? ये दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्या करना है? ये दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, दो संख्याओं का योगफल कितना है? तो ये 7678। कितना है? 7678। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 7678। इसमें से हमें एक संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, एक संख्या बराबर कितनी दे रखी है? तो ये दे रखी है 4613। हमें क्या करना है? ये दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करना है? दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? दूसरी संख्या क्या करेंगे? हम ये दूसरी संख्या, ये क्वेश्चन मार्क, दोनों संख्याओं का योग है ना, हमें ये नहीं पता है कि दूसरी संख्या कितनी है, लेकिन पहली संख्या का जो मान दे रखा है, माने कि चलो कि मेरे पास में कुल 10,000 रुपए है और मैंने ये कह दिया कि दोनों में ये हाथ में मैंने पकड़ लिए 10,000 रुपए। ठीक है, मैंने बता रखा है आपको कि कितने रुपए है मेरे पास में? 10,000 रुपए। और मैंने कह दिया कि ये तो रखिए 6,000 रुपए और ये मेरी इस मुट्ठी में, तो ये कितने होंगे? कैसे निकालेंगे? घटा करके। तो ये कितने होंगे? 10 में से 6 घटाएंगे, 6,000 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 4,000। तो ऐसे ही जो पहली संख्या का जो मान दे रखा है ना, जो एक संख्या का मान दे रखा है, वो दूसरी जो दोनों संख्याओं का जो योगफल दे रखा है उसमें से हम घटा देंगे और दूसरी संख्या का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो घटाओ, तो इसे घटाएंगे हम। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। ये 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। 6 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। 6 में से 6 0। 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या है अपने? तो ये है 3065। दूसरी संख्या क्या है? 3065। यही है अपना उत्तर। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो दोबारा देखो। देखो क्या करना है, हमें दोनों संख्याओं का योगफल दे रखा है इकट्ठे करके, और दोनों संख्या का योगफल है वो कितना है? 7678। जिसमें से हमें एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो एक संख्या का मान है वो कितना है? 4613। तो हम जो दोनों संख्याओं का योगफल है, उस योगफल में से जो संख्या दे रखी है, जिस संख्या का मान दे रखा है, उस संख्या के मान को हम घटा देंगे तो ऑटोमेटिक हमें दूसरी संख्या का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो घटाते हैं हम। 8 में से 3 घटाएंगे, यानी आपके पास में 8 रुपए थे, 3 रुपए आपने खर्च कर दिए तो कितने बचे? 5 रुपए। ठीक है, ऐसे ही आपके पास में 7 रुपए थे और 7 में से आपने 1 रुपए खर्च कर दिया, खर्च करने के बाद में कितने रुपए बचेंगे? 6 रुपए। ऐसे ही 6 रुपए थे आपके पास में, 6 में से 6 खर्च कर दिए, अब जितने थे उतने खर्च कर दिए तो क्या बचेगा? 0। और ये 7 में से 4 खर्च कर दिए, यही 7 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेगा? 3। ठीक है, तो ये अपना उत्तर आ गया 3065 रुपए। ठीक, समझ गए होंगे? चले आगे। ठीक, साथ साथ हम उतारते चलना आप भी। अब देखो
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन के पास में कुल 10,000 रुपए थे। कुल का मतलब क्या होता है कि हमें ये योग दे रखा है, उसके पास में कुछ रुपए थे। रुपए कितने थे? तो 10,000 रुपए थे। उसने क्या किया था कि 4500 रुपए में गेहूं खरीदे। 4500 रुपए के क्या ले लिए? गेहूं ले लिए। ठीक है, सभी किसान है, अच्छी तरीका से जानते, गेहूं खरीदे। ठीक है, तो ये तो नहीं है कि गेहूं क्या होता है सर, और 1600 रुपए के क्या लेता है वो? चावल खरीदता है। ठीक है, खरीदे। बताओ उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे? शेष का मतलब क्या होता है? घटाव, यानी कितने शेष बचे। यानी उसने 4500 रुपए यानी 4500 रुपए के तो क्या खरीदे? गेहूं, और 1600 रुपए की क्या खरीदे उसने? चावल। तो उसके पास में कुल कितने रुपए थे? 10,000। 10,000 रुपए में से हम ये दोनों घटा देंगे, घटाने के बाद में हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। गेहूं एक तो गेहूं खरीदे उसने, तो गेहूं कितने रुपए के? तो 4500 रुपए के। एक क्या खरीदता है वो? चावल खरीदे। ठीक है, कितने रुपए के? तो ये 1600 रुपए के। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 0 0 5 और 6 11, 11 की 1, 5 की 1, 4 और 1 5, 5 1 6। यानी उसने जो खर्च किए ना रुपए, जो कितने कर दिए? 6100 रुपए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम मोहन के पास कुल रुपए। मोहन के पास कुल रुपए, मोहन के पास कुल रुपए। मोहन के पास कुल रुपए बराबर 10,000। ठीक है, चावल और गेहूं में खर्च किए गए रुपए, चावल और गेहूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने चावल पहले लिख दिया है, गेहूं बाद में लिखना। गेहूं में खर्च किए गए रुपए। ठीक है, ये क्या करना है हमें? घटाने। ठीक है, ये तो खर्चा हो गया ना, कुल खर्च किए गए रुपए कितने? 6100 रुपए, तो इसे हम घटा देंगे इसमें से। देखो घटा देंगे, ₹6100 रुपए। ठीक है, ये जीरो में से जीरो जाएगा, तो ये जीरो, जीरो में से जीरो, यहाँ पे जीरो है तो जीरो में से एक घटेगा नहीं। फिर क्या करेंगे हम? पड़ोसी से एक उधार लेंगे। एक उधार लेते ही ये अपने पास में जीरो है, इसके सामने इधर एक आ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी? 10। 10 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? इधर 9। यानी 10 में से एक खर्च कर दिया तो कितने बचेंगे? 9। इधर क्या रह गए? इसने एक उधार उधर दे दिया, इसके पास में 10 रुपए थे, तो कितने बचे? इसके पास में 9, और 9 में से हम 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। तो शेष कितने रुपए बचिए? तो ये शेष 3900 रुपए शेष बचे रुपए। कितने रुपए बचे हैं? शेष 3900 रुपए बचे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं है
तो आपको क्या करना है कि जो खर्च रुपए दे रखे हैं ना, जो खर्च किए गए रुपए हैं, तो उन रुपयों को आप पहले जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ करके जो कुल रुपए उसके पास में थे, यानी जिन रुपयों में से उसने खर्च किए हैं, उनमें से क्या करना है, जो खर्च किए गए रुपए घटा देने हैं। ठीक है, क्लियर। उसके पास में कितने रुपए थे, तो ये 10,000 रुपए थे। कितने रुपए, 10,000। और इसने गेहूं और चावल में कितने रुपए खर्च कर दिए, तो 6100 रुपए। तो 6100 रुपयों को हम क्या करेंगे, 10,000 में से, यानी कुल रुपए जो थे अपने पास में, उनमें से हम घटा देंगे। घटाने के बाद में आंसर आ रहा है हमारा क्या, 3900 रुपए। ठीक है, क्लियर, 3900 रुपए, ये अपना आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसे करते हैं। ये क्या है, पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में बागावास पंचायत के कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। क्या पिलाई गई, पोलियो की दवा पिलाई गई। आज के बच्चों ने तो वो देखी ही नहीं होगी दवाई, लेकिन हम जब पढ़ते थे स्कूल में, तब घर घर जाकर के मैडम जाती थी और उनके पास में एक बॉक्स सा होता था, और ये ड्रॉप होता है ना आंखों में डालने का, उस ड्रॉप से में दवाई आती थी और वो 2 बूंद पिलाई जाती थी। लेकिन अपना जो भारत है वो पोलियो से क्या होता है, 2014 में मुक्त हो गया। मुक्त होने के बाद में ये दवाई पिलाई नहीं जाती है, बंद कर दी गई। ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की, ऐसे कहते थे। उसमें क्या है कि पहले जो बच्चे थे वो विकलांग होते थे, तो विकलांगता को बचाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, दवा पिलाई गई थी। कितने चरणों में, 3 चरणों में। इसमें से जो पहला चरण था ना, पहले चरण में 2,780 बच्चों को दवाई पिलाई गई। पहले चरण में कितने, 2,780 बच्चों को दवा पिलाई गई। दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को दवा पिलाई गई। क्या पूछ रहा है कि तीसरे चरण में कितने बच्चों को दवा पिलाई गई, तीसरे चरण में कितने बच्चों को दवा पिलाई गई, ये पूछ रहा है। तो हमें तीसरे चरण के बच्चों की संख्या बतानी है। क्या करेंगे हम कि जो कुल बच्चे दे रखे हैं, उन कुल बच्चों में से हम इन दोनों का तो योग करेंगे, पहले चरण के बच्चों का और दूसरे चरण के बच्चों का योग करने के बाद में हम जो कुल दे रखा है 8,976, उसमें से हम इस संख्या को घटा देंगे, यानी पहले चरण और दूसरे चरण की संख्या को घटा देंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो पहले चरण के बच्चों की संख्या, पहले चरण के बच्चों की संख्या, मैं इधर ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि उधर क्या है कि जगह कम पड़ेगी, तो इस कारण से पहले चरण के बच्चों की संख्या कितनी है, देखो यह है प्रथम चरण, पहला चरण। पहले चरण में कितनी है, 2,780। तो 2,780 कितने बच्चे थे, 2,780 बच्चे थे। दूसरे चरण के बच्चों की संख्या
बराबर दूसरे चरण के बच्चों की कितनी संख्या है, तो 2925। 2925 2925। इनको हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे चरण के बच्चों की जो संख्या आई है ना, उसको जोड़ देंगे। पहला चरण, या फिर ऐसा करो योग कर दो, इन दोनों का क्या कर दो, योग कर दो, दोनों का योग। दोनों का योग, दोनों चरणों में जो बच्चे आए थे उन दोनों का योग करना है। क्या करना है, फिर ये जोड़ना है। ठीक, 0 और 5 कितने हुए, 5। 0 को किसी संख्या में जोड़े तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और घटाएं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 8 और 2 10, 10 की 0, आंसर की 1। 9 9 1 10, 10 और 7 17, 17 की 7, आंसर की 1। 2 2 4 4 1 5, 5 की 5। यानी दोनों चरण के जो बच्चे थे ना, 2 चरणों में जिन बच्चों को दवाई पिलाई गई थी, उन चरणों में जो बच्चे थे वो कितने थे, ये 5705 बच्चों को दवा पिलाई गई थी। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे चरण में। ठीक है, कुल बच्चे, कुल बच्चे बराबर कितने, तो 8976। ठीक है, पहले व दूसरे चरण में बच्चों की संख्या, पहले और दूसरे चरणों में बच्चों की संख्या, पहले और दूसरे चरणों में बच्चों की संख्या। कुल बच्चे, बच्चों की संख्या कितनी है, 8976। कितनी है ये, 8976। 8976। ठीक है, पहले, ये पहले और दूसरे चरण में बच्चों की जो संख्या थी ना, वो कितनी थी, ये देखो कितनी संख्या दे रखी है, ये 5705। 5705। अब क्या ज्ञात करना है हमें, तीसरे चरण, तीसरे चरण ये पूछ रहा है हमें कि तीसरे चरण में कितने बच्चों को दवा पिलाई गई थी, तो तीसरे चरण तीसरे चरण में दवा पिलाई गई बच्चों की संख्या, क्या करना है आपको, ये तीसरे चरण के बच्चों की संख्या बतानी है। ठीक है,
देखिए अब क्या करना है हमें कि इनमें से इसको हम घटा देंगे, यानी पहले और दूसरे चरण के बच्चों की संख्या को हम कुल जो संख्या दे रखी है बच्चों की उनको घटा देंगे। घटाने के बाद में हमें तीसरे चरण में जिन बच्चों को दवा पिलाई होगी उन बच्चों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, घटाओ तो इसमें से इसे घटा दो। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो ये 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, 6 में से 5 घटा देंगे तो 1, 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 के 7, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3। यानी तीसरे चरण में कितने बच्चों को दवा पिलाई गई थी? 3271 बच्चों को। यही हमारा उत्तर। मुझे आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा बच्चों को किस चरण में दवा पिलाई गई थी? तो देखो पहले चरण में कितनी बच्ची है? 2780। दूसरे चरण में कितनी है? 2925। और तीसरे चरण में कितनी है? 3271 या 3271। तो सबसे ज्यादा बच्चे किस चरण में है? यानी पीछे ज्यादा बच्चों को दवा पिलाई गई थी। कितने रह गए थे वो? 3271 बच्चे, यानी 3000 से भी ज्यादा। ये 3000 से दोनों कम है। तो कौन से चरण में? तीसरे चरण में सबसे अधिक बच्चों को दवा पिलाई गई थी। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, लगभग 6-7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस प्रश्नावली के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कल लेकर के आएंगे। ठीक है, जब तक हमारी वीडियो को देखते रहिए। और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है वीडियो से संबंधित, क्वेश्चन से संबंधित, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, और कोई भी आपका सुझाव हो और उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं लेता हूं आपसे विदा।